Okay, so let us begin with closed tube. So closed tube में the tube is closed at one end. So waves will enter from this open end. They will come here, strike and go back. So in a closed tube, please remember always at the closed end हमको नोड मिलेगा. So closed tube ही बोलते हैं इसीलिए कि हमको एक नोड हमेशा मिलेगा. तो यहाँ पर ये आपका एक नोड कहाँ पर मिला आपको? जो आपका क्लोज एंड है वहां पे. ओपन एंड पे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ओपन एंड पे क्या मिलेगा? इंटरनोड. एंटी नोड मिलेगा. ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड मिलेगा. नाउ द थिंग इज कि सर ऐसा क्यों? ओपन एंड पे एंटी नोड, क्लोज्ड एंड पे नोड. ओपन एंड पे द पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट. उसको वहां पे फ्री मूवमेंट है, और क्योंकि उसको वहां पे फ्री मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट होने का मतलब क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मूव हो सकता है जस्ट आउटसाइड द ट्यूब, या यू कैन से द टॉप मोस्ट पॉइंट. वहां पर क्या हो रहा है? द पार्टिकल्स आर फ्री टू वाइब्रेट. सो क्लोज एंड पे हमको हमेशा नोड मिलेगा, और ओपन एंड पे हमेशा हमको एंटी नोड मिलेगा. फाइन. सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, द बेसिक केस. तो सबसे कम, सबसे लोएस्ट नंबर अपने पास क्या हो सकता है? एक नोड और एक एंटी नोड. इससे कम तो कुछ नहीं हो सकता है. तो हम जब इसके अंदर इधर एक ट्यूनिंग फोर्क, आप वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क रखोगे, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होगा, वेव अंदर जाएगा, टक्कर मारेगा, वापस आएगा. सो लेट्स सी कि वेव क्या करेगा इधर अंदर घुस के. तो देखो अपना वेव अंदर आया, वेव अंदर आके सी यू व्हाटएवर यू सेड ना, एक स्टेज होता है, रादर इमेच्योरिटी का स्टेज होता है इन लाइफ ऑफ द टीचर. जब वो ना हर ऐसा छोटे छोटे बात से चिढ़ जाता है, भड़क जाता है, पैनिक हो जाता है, धीरे धीरे वो स्टेज पार हो जाता है. अभी हमको अपने लिए ये नहीं बुरा लगता है. पहले हमको लगता था कि अरे यार इसको समझ रहे हैं, मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैं इसके लिए ऐसा करना चाहता हूँ. वो एक स्टेज ऐसा आता है जब मेरे को ऐसा लगता है यार, जब वो अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते तो मैं उसके लिए कैसे कुछ कर सकता हूँ? मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता. तो वो जितना जल्दी, और हर यंग टीचर को होता है. अभी जो माटुंगा वाले, जैसा तुम लोग आज दिलीप सर इन लोग को देखते हो ना, क्या होता है वो जो एज है ना, वो ऐसे ही रहता है. उस एज में आदमी थोड़ा पैशनेट रहता है, उसको मालूम रहता है मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा. फिर हमारी उम्र तक आते थे, उसको समझ जाता है मैं कुछ नहीं कर सकता. अगर सामने वाला नहीं चाहेगा कुछ करना तो हम कुछ नहीं कर सकते. So that's about it. Okay, चलिए. तो ये हमारे पास में देखिए एक वेव है, मैंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत लाइफ में इतना स्ट्रेट अच्छा वेव मेरे से कभी बना नहीं है, स्केल वेव से कभी बनाया भी नहीं है. तो देखिए दिस इज द फर्स्ट कंडीशन दैट वी विल हैव. सो वी कैन हैव वन नोड एंड वन एंटी नोड. इससे कम हमको कुछ नहीं मिल सकता. दिस इज द लीस्ट दैट वी कैन गेट, वन नोड एंड वन एंटी नोड. तो जब आप वन नोड और वन एंटी नोड लेते हो, सो नोड टू एंटी नोड, व्हाट इज द डिस्टेंस? इट इज लैम्बडा बाय 4. तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड, इट इज हाउ मच? इट इज लैम्बडा बाय 4. अभी स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस. एक बार पहले तीनों डायग्राम बना देते हैं, फिर आप डेरिवेशन भी कर लो. सो सेकंड केस में देखो एक स्टेप इससे आगे बढ़ेंगे. इस स्टेप में क्या था? एक नोड एक एंटी नोड. अभी यहाँ पर
नोड, यहाँ पे एंटी नोड, पर इससे नेक्स्ट लेवल चाहिए मुझे। तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? एक नोड, एक एंटी नोड। तो यहाँ पर मुझे दो नोड और दो एंटी नोड। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम अपने को कैसे बनेगा? So this is antinode, node, node. Okay. So this is node, antinode, node, antinode. सर आपका वॉइस क्रैश। सेकंड डायग्राम समझा क्या? देखिए सेकंड डायग्राम देखिए पहले आप। एक नोड, एक एंटीनोड। ये देखिए दो नोड्स, दो एंटीनोड्स। डायग्राम समझा? क्या इंप्रूवमेंट या क्या चेंज आया? डायग्राम समझा? Yes, sir. Okay. Now you tell me what will be the wavelength in lambda? Node to antinode lambda by 4. Antinode to node lambda by 4. Node to antinode lambda by 4. 3 lambda by 4. Very good, very good. बहुत बढ़िया। तो एक बार lambda by 4, दो बार lambda by 4 and तीन बार lambda by 4. So this is 3 lambda by 4. इधर 1 ले लेंगे, इधर इसको 2 लेंगे। स्टूडेंट्स डिस्टेंस समझा? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट डायग्राम आप बताइए। अभी कितना लूप्स, यानी सॉरी कितना नोड्स, कितना एंटी नोड्स? 3 3. 3 3 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इधर हमेशा नोड, इधर हमेशा एंटी नोड। सो यहाँ पर आपको हमेशा क्या मिलेगा? नोड। और इधर हमेशा क्या मिलेगा? एंटी नोड। अपने को 3 चाहिए, तो एक और ये एक। जस्ट ट्राई टू मेक इट इक्वी डिस्टेंट। ओके तो देखिए ये हमने हमारे पास में तीसरा जो डायग्राम है वो इस तरीके से बनेगा। सो वी आर गोइंग टू हैव 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स। तो नोड इधर, इधर भी नोड, इधर भी नोड, ये एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। तो अभी इसका लेंथ कितना होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा? 1 2 3 4 5। So this is going to be 5 lambda by 4. So यहाँ पर 5 lambda by 4. correct 5 lambda upon 4 and we will write this as lambda 3. एक बार, दो बार, 3 4। स्टूडेंट सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि you have to draw it equally spaced. Just ensure कि वो हम equally spaced बना रहे हैं. That is very important. तो अभी 5 lambda by 4। अब स्टूडेंट्स एक बार आप लोग सारे डायग्राम्स देख लीजिए। आपको किसी भी डायग्राम में कुछ डाउट है क्या? No sir. डायग्राम समझा है सब लोग को? No sir. Yes, sir. Yes sir. अब आंसर एकदम सिंपल है, जैसा हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स में किया था सेम प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो। नाउ प्लीज ऑब्जर्व फर्स्ट पॉइंट हियर। So here L is equal to lambda 1 upon 4. So lambda 1 हो गया 4L। क्या था फर्स्ट पॉइंट? We know. So what do we know? We know that V is equal to
n लैम्डा, तो ये हमको फॉर्मूला मालूम है v इक्वल टू n लैम्डा. So v is equal to n1 lambda 1. So n1 is equal to v upon lambda 1. Now how much is lambda 1? Lambda 1 is 4l. तो अपने को आंसर मिल गया v upon 4l. तो ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. So therefore we can write n1 is equal to v upon 4l. तो ये अपना n1 हो गया. स्टूडेंट्स देखिए जरा n1 क्लियर है क्या? अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बताइए. नाउ आई वांट यू टू गिव मी these two derivations. बोलो फर्स्ट स्टेप क्या लिखे? L is equals to 3 by 4 lambda 1. Very good. So this is 3 by 4. तो अभी लैम्बडा 2 कितना हो जाएगा? 4 by 3l. 4l by 3. आसपास लेक्चर हो रहे हैं, स्कूल में देखते देखते खुद को चश्मा आ गया है, हमारी भी आंखें खराब करोगे क्या? कॉलेज के आपके लेक्चर हो रहे हैं, उनका अलग असाइनमेंट करो. मैथ्स की तो हद ही हो गई. पहले क्लास वर्क करो, होमवर्क करो, फिर फॉर्मूले को 10-10 बार. ओके, तो ये लेंथ हो गया. अभी नेक्स्ट स्टेप. सो वी नो so what do we know? We know that v is equal to n lambda. Now v is equal to n lambda में आप लिखोगे n2 lambda 2. So therefore अपने को चाहिए n2 v upon lambda 2. But how much is lambda 2? 4l by 3. upon 3. तो यहाँ पर आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे v तो आपको upon मिलेगा 4l by 3. 4l upon 3. वो 3 ऊपर चले जाएगा. So therefore n2 is equal to 3 times n1. स्टूडेंट समझ में आ रहा है सब लोग को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर सब समझ में. ओके, एनीवेज लेट्स कम टू द थर्ड वन. अभी देखो एकदम मैकेनिकल हो चुका है. अब ये वाला आंसर आप पूरा आराम से खुद दे सकते हो. एंड देन वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ऑड हार्मोनिक्स क्यों. N2 is equal to 5 N1. सुपर्ब, एक्सीलेंट. n2 is equal to 5 times n1. सो देखिए कैसे आया. पहले आप l लिखोगे. l आपने लिखा 5 lambda 3 by 4. अब आप lambda 3 निकालो. So lambda 3 it is 4l upon 5. देखो अपना पहला स्टेप आ गया. अभी we know, अभी we know के टाइम पे अपन क्या लिखेंगे? v is equal to n3 lambda 3. So therefore n3 is equal to v upon lambda 3. So जब आप lambda 3 सब्स्टिट्यूट करोगे 4l upon 5, वो 5 नीचे से ऊपर चले जाएगा. So n3 is equal to 5 times n1. चलो अभी इनका नामकरण करेंगे अपन लोग. ये जो अपने पास ट्यूब है पहला वाला, फर्स्ट ट्यूब, इसका एक नाम होगा फंडामेंटल. क्यों फंडामेंटल? क्योंकि देखिए एक नोड और एक एंटी नोड से कम आप बना ही नहीं सकते. एक नोड और एक एंटी नोड इज द मिनिमम. तो उससे नीचे अपन गिर ही नहीं सकते. तो एक नाम हो गया इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और दूसरा नाम हो गया इसका फर्स्ट हार्मोनिक. तो देखिए ये दो नाम है इसके, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दूसरा फर्स्ट हार्मोनिक. अभी इसका नाम हार्मोनिक में बताओ मुझे. इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल. कौन सा मल्टीपल है ये? थर्ड मल्टीपल. मतलब ये कौन सा हार्मोनिक हुआ?
थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक हुआ, शाबाश। ये वाला कौन सा सर कल अपन ने एक माइनस किया था ना? अरे राजा, उसका नाम ओवरटोन था। ये अभी हाँ, तो इसमें नहीं होगा क्या अप्लाई? चल रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है। सो हार्मोनिक्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो n के साथ जो भी नंबर लिखेगा वो हार्मोनिक, n के साथ जो भी नंबर दिखेगा वो हार्मोनिक। तो अब क्वेश्चन जैसे ही वो आपको बोलता है क्वेश्चन में, शो दैट ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन एन एयर कॉलम, मतलब अपने को क्लोज्ड ट्यूब वाला आंसर लिखना है। ये तीनों आप लिखोगे, फिर आप इसका नामकरण करोगे। फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक। देयरफॉर फॉर अ क्लोज्ड ट्यूब ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, और अपने को अपना 3-4 मार्क मिल जाएगा। अब आते हैं ओवरटोन वाली नेमिंग पे। तो देखिए, ओवरटोन की जो नेमिंग होती है, फंडामेंटल का ओवरटोन कुछ नहीं। ओवरटोन्स आर फ्रीक्वेंसीज अदर देन द फंडामेंटल। फंडामेंटल को छोड़ के जब हम काउंटिंग करते हैं तो जो हमको मिलता है वो, तो देखो यहाँ पे फंडामेंटल मिला, फंडामेंटल के बाद मुझे क्या मिला, तो जो भी मुझे फंडामेंटल के बाद मिला ये हो गया मेरा फर्स्ट ओवरटोन। नहीं, सेकंड के साथ अनीश, फंडामेंटल के बाद में मुझे ये सबसे पहले मिला तो इसका नाम है फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद मुझे ये मिला तो इसका नाम है सेकंड ओवरटोन। समझ में आया? नेमिंग समझ में आया? हार्मोनिक का नेमिंग कैसे होता है? हार्मोनिक का नेमिंग फंडामेंटल का जो भी मल्टीपल है वो। और ओवरटोन का नेमिंग कैसा होता है? देखिए, ओवरटोन का मतलब फंडामेंटल को काउंट नहीं करूंगा, फंडामेंटल के बाद जो भी मुझे मिला वो फर्स्ट ओवरटोन, इसके बाद जो भी मुझे मिला वो सेकंड ओवरटोन। तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या है देखिए, वो देखेंगे हम लोग। सो जो आपके पास क्लोज्ड ट्यूब है उसमें ओवरटोन और हार्मोनिक का रिलेशन क्या है देखो। सो वी राइट हियर पीथ ओवरटोन is equal to 2p plus 1 हार्मोनिक। ये इनका रिलेशनशिप का फॉर्मूला है। पीथ ओवर टोन हो गया, दिस इज ओवर। सो पीथ ओवर टोन इज इक्वल टू 2p plus 1 हार्मोनिक। अब सब्स्टिट्यूट करके देख लो। फर्स्ट ओवर टोन 1 O डाला, P का वैल्यू 1, 2 1 2 plus 1 3, so this is third harmonic। इधर देखो 2 2 4, 4 plus 1 5, fifth harmonic। So this is the end of your closed tube। ये हार्मोनिक और ओवरटोन रिलेशन समझ गए आपको? हाँ सर। हाँ सर, हाँ। हाँ सर।